দেশের ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা চলছে। মোগল সুলতানি আমলের ইতিহাস মুছে দেওয়ার জন্য সব ধরনের চেষ্টা চালাচ্ছে কট্টর হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ। ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশি করে মন্দির ভেঙে দিয়েছিলেন কে, তার প্রকৃত তথ্য তুলে ধরলেন অধ্যাপক রাম পুনিয়ানি। কলকাতার কলাকুঞ্জের হিস্ট্রি কনফারেন্সের এক অনুষ্ঠানে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বলেন, দেশে মুসলিম শাসকদের চেয়ে হিন্দু শাসক সবচেয়ে বেশি করে মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। शिवाजी महाराज का राज्य विकसित हो रहा था तो औरंगजेब ने अपने जनरल साहब को भेजा और वो जनरल का नाम था राजा जय सिंह। राजा जय सिंह औरंगजेब की तरफ से और शिवाजी महाराज की सेना में सिद्दी, संबल, इब्राहिम गार्दी, दौलत खान, ये उनके बड़े बड़े ऑफिसर। तो इस इतिहास को हिंदू मुसलमान का रंग देकर इन्होंने नफरत भरने की कोशिश की है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, एक तरफ तो हम बताएं मुस्लिम कम्युनिटी ने क्या कंट्रीब्यूट किया है। ढाके की मलमल से लेकर तो एपीजे अब्दुल कलाम तक जो सफ़र रहा है मुसलमानों का भारतीय शहरियों के रूप में, इंडियन सिटीजन्स के रूप में, व्यापार में, दूसरी चीज़ों में, उसको हाईलाइट करें। और दूसरा एक सच्चाई बताएं। अब राजा लोग हमारे दिमाग पे थोप दिए गए हैं, अब क्या करें? नफ़रत तो वहीं से फैल रही है और जब तक नफ़रत का इलाज नहीं होगा, नफरत जब तक चलती रहेगी, समाज में दंगे चलते रहेंगे। ये मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ कि दंगों का कारण नफरत होता है और नफरत का कारण ये गलत समझ होती है। हम ये जो राजनीति है, गलत समझ जो समाज में डाल रही है, उसको इसमें इंटरेस्ट क्यों है? तो पहली बात तो उन्होंने राम मंदिर के नाम पे पावर में आए, भगवान राम के रथ पर बैठ के एक दो इलेक्शन जीत लिए। अभी वो नए मस्जिदों की तलाश कर रहे हैं। मैं शहर भूल रहा हूँ, एक जगह 7 लोग मारे गए, अभी सोमनाथ के मंदिर की बात आ गई, ये सब चल रहे हैं। अब इतिहास का बदला लेने की बात कर रहे हैं। तो आपको ये भी बता दूँ कि बहुत सारे बुद्ध विहार और जैन मंदिर तोड़े गए। ये जो सोमनाथ मंदिर की बात हो रही है ना, इसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार मिला, एल शेप्ड का। अब क्या करेंगे भाई, किसको पनिशमेंट देंगे? तो ये इतिहास की बात को इतना ही हमको सीखना है कि हमको नंबर 1, जो राजाओं ने अच्छे काम किए उसको याद करो और जो अच्छे मूल्य निकले उनको याद करो। 1 दूसरा, इसी पीरियड में हिंदू मुसलमान का मेल जोल कितना हुआ है ये देखिए। हम सिख धर्म की बात करते हैं, कब उसका उदय हुआ? इसी पीरियड में हुआ। और जब बता रहे थे सिख धर्म को समझना हो तो गुरु ग्रंथ साहब को देखिए। मैं आपको दूसरा सवाल बता देता हूँ, इसकी सिखों का कौन सा है वो गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल की नींव किसने रखी थी, फाउंडेशन किसने रखी थी? मियाँ मीर। वो सिख लोग सोच रहे थे सबसे पवित्र आदमी को बुलाया जाए जिसको जो उसके हमारे मंदिर का नींव रखे, उन्होंने मियाँ मीर को बुलाया। इसी दौरान सिख धर्म का उदय हुआ, विकास हुआ, सूफी परंपरा विकसित हुई, भक्ति परंपरा विकसित हुई। तुलसीदास जी ने अपना काव्य लिखा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, इन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता की बात की। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमको याद करना चाहिए। अभी और नई नई बातें आ रही हैं। उनके बड़े बड़े विद्वान कहने लगे हैं कि भाई आज़ादी के आंदोलन में, जंग आज़ादी में आप देखिए तो हिंदुओं का योगदान, मुसलमानों का योगदान, क्रिश्चियंस का योगदान सब बराबर रहा है। जितना उनका पॉपुलेशन का परसेंटेज उतना उनका योगदान। 1942 के आंदोलन में वो जेल भी गए और उन्होंने साहब ही सही और महात्मा गांधी के सबसे करीबी व्यक्तियों में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद खान, अब्दुल गफ्फार खान, एम ए अंसारी और वो हमारे जो प्रेसिडेंट रह चुके थे जाकिर हुसैन, ये सब जंग आज़ादी के उत्पादन है। उसी दौरान ये सब चीज़ें हुई। और भारत के एजुकेशन की जो शुरू में नहीं हुई, आज भारत के इतने लोग दुनिया भर में बड़ी बड़ी नौकरियों पे हैं और जो भारतीय मूल के निकलते हैं तो हमको बड़ी खुशी होती है। अमेरिका में इतनी बड़ी कंपनियां, गूगल हो, ये हो, मुझे तो नाम भी याद नहीं है बहुत सारे। उस समय एजुकेशन की नींव किसने रखी थी? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उनका नाम था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये हमारे एजुकेशन का कंट्रीब्यूशन है जिसके कारण यहाँ एजुकेशन का इतना विकास हुआ। तो दोस्तों, मैं एक अपील करना चाहूँगा कि हम इतिहास को समझ तो सकते हैं, पर मामला ये है कि हम इसको बदलें कैसे।
बदलें कैसे। तो बदलने के लिए मेरे पास 3-4 मैं सुझाव देके अपनी बात बंद करता हूँ। नंबर 1, जो गलत समझ के आधार पे नफरत फैलाई गई है उस नफरत का मुकाबला करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये समझ खुद तक न रख के समाज के घर घर तक ले जाना चाहिए। अभी पूना में एक ग्रुप निकला है, भारतीय संविधान की बातों को घर घर ले जाता है, और ऐसी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो मैं यहाँ के आयोजकों को, मेरा खुद का भी थोड़ा सा एक काम है कि मैंने 16 वीडियो बनाए हैं आधे घंटे के। अगर आपको रुचि है तो मैं उसकी लिंक भेज दूँगा, उसको आप देख सकते हैं। उसमें समाज की सच्चाई को समझ के समाज तक पहुँचा सकते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जब तक लोगों तक नहीं जाएगी हम प्रेम मोहब्बत की भावना को बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय संविधान को बचाना। सबसे बड़ा नुकसान जो आज हो रहा है वो केवल मुसलमानों का नहीं हो रहा, सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है भारतीय संविधान का, जो हमको बोलता है हमारा कोई भी धर्म हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी जैन बुद्ध यहूदी, हम बराबर के नागरिक हैं, बराबर की इज्जत से हमको जीने का अधिकार है। हम स्त्री हो या पुरुष, बराबरी से जीने का अधिकार है। ये बातें हमको याद करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से अगर 25, 20, 15 नौजवान नवयुवतियाँ समाज के इस काम को लेना चाहते हैं तो 1-2 दिन का ट्रेनिंग करें, और उस ट्रेनिंग के आधार पे कम्युनिटी में जाके संविधान के लिए, सच्चाई के लिए और एक बेहतर भविष्य के लिए काम करें। थैंक यू वेरी मच। কলাকুঞ্জে সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এক্সেলেন্সের এই অনুষ্ঠানে ছিলেন জামাতে ইসলামী হিন্দের সভাপতি ও অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের সহসভাপতি সৈয়দ সাদাতুল্লাহ হুসैनी। तो मेमोरी का लॉस एक इंडिविजुअल के लिए डिसेबिलिटी, माजूरी समझा जाता है। ठीक उसी तरह अगर कोई मुल्क, कोई कौम अपनी तारीख भुला दे या तारीख डिस्टॉर्ट हो जाए, मेमोरी डिस्टॉर्ट हो जाए, तो ये भी उसकी कलेक्टिव डिसेबिलिटी, इज्तिमाई माजूरी बन जाती है। एक्सपीरियंसेस, तजुर्बात की पूरी दौलत से वो अपने आप को महरूम कर लेती है। तारीख का काम यही है कि वो आगे बढ़ने का रास्ता सुझाए। प्रोफेसर साहब ने बड़ी अहम बात कही कि हमारे राजाओं ने अगर कुछ गलती की है तो उस गलती से हम सबक सीखें, आइंदा उस गलती को ना दोहराएं, और माजी में जो कुछ अच्छा हुआ है, भला हुआ है, वो हम सबका कलेक्टिव एसेट है, इज्तिमाई असासा है, तो उससे फायदा उठाएं। यही तारीख का असल मकसद होता है। लेकिन जब आप तारीख को डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको बिगाड़ते हैं, तो इस दौलत से आप महरूम हो जाते हैं। आप एक बड़ी कलेक्टिव डिसेबिलिटी, कलेक्टिव माजूरी के शिकार हो जाते हैं। जब तारीख सही तौर पर बयान की जाती है तो वो एक आईने का काम करती है, एक मिरर का काम करती है, जिसमें हम सिर्फ माजी को नहीं। দেশে এখন মুসলিম ও দলিতদের উপর আক্রমণ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি করে, বলেন সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড এক্সেলেন্সের ডিরেক্টর মসিউর রহমান। বাংলার যে মুসলিম শাসনামল এবং বাংলায় ইসলামের আগমন, অ্যাডভেন্ট অফ ইসলাম, এই বিষয়ে বলতে গেলে প্রথমেই আমাদের একটু দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে 8ম শতাব্দীর দিকে। 8th সেঞ্চুরি, 8ম শতাব্দী। ত্রয়োদশ শতক মানে 13th সেঞ্চুরি, যেটা তার আগে মানে তুর্কিরা যখন বাংলায় প্রবেশ করলো, তুর্কিদের বাংলা বিজয়ের আগে থেকেই চট্টগ্রামের সঙ্গে আরব মুসলমানদের যোগাযোগ ছিল। চাটগাঁও বা চট্টগ্রাম আপনারা জানেন যে এখন বাংলাদেশের মধ্যে অবস্থিত। তখন বৃহত্তর বাংলার একটা গুরুত্বপূর্ণ বন্দর এবং এলাকা ছিল। সেই যোগাযোগ ছিল কেবলমাত্র বাণিজ্যিক, কমার্শিয়াল।
আরব থেকে ব্যবসায়ীরা বাংলার উপকূলে কোস্টাল এরিয়ায় এবং সামুদ্রিক বন্দরে আসতেন। সংবিধান রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে হবে যুব সমাজকে, প্রকৃত ইতিহাসের চর্চা করতে হবে, বললেন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি ফোরামের ডিরেক্টর সাদাব মুসা। इस एतबार से है कि इस मुल्क में मुसलमानों की जो पूरी प्रेजेंस रही है वो प्रेजेंस को वाइट वॉश किया जाए, वो प्रेजेंस को ब्लैकआउट किया जाए। ये काम इससे पहले यूरोप में भी हुआ, वेस्ट ने भी यही किया। उसने कहा एक ज़माना था मुसलमानों का जो डार्क एजेस थे, और ये डार्क एजेस के बाद एनलाइटनमेंट आया, रोशनी आई, तरक्की आई। इस कंट्री में भी इसी तरह का एक मेगा नैरेटिव बनाया जा रहा है कि एक सुनहरा दौर था, फिर मुसलमानों का जो काल है 1000 साल से ज़्यादा का प्रेजेंस, इस मुल्क की तामीर, तरक्की, वो एक ब्लैक पीरियड ऑफ हिस्ट्री, वो एक बारबैरिक पीरियड ऑफ हिस्ट्री। वो हिस्ट्री ने इस मुल्क को कुछ नहीं दिया, वो हिस्ट्री ने कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं किया, और मुसलमानों ने यहाँ कोई कंस्ट्रक्टिव अपनी प्रेजेंस को बाकी नहीं रखा। मैं अपने इस लेक्चर में 2 चीज़ों पर फोकस करूँगा। एक तो इस तरह के जो फेक नैरेटिव्स होते हैं उसका जवाब देने का अंदाज ये होता है कि उस नैरेटिव को आप बस्ट करें, रियलिटी को और हिस्ट्री को आप सामने लाएं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम यह है कि अगर आप आज एक सवाल का जवाब देंगे तो कल अगला फेक नैरेटिव आपके सामने होगा, जिसके पीछे कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है, जिसके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री नहीं है, जिसके पीछे कोई रेफरेंस्ड एनालिटिकल फ्रेमवर्क नहीं। फिर आप उसका जवाब दे दीजिए तो फिर अगले बार एक और नई चीज खड़ी हो जाएगी। बहरहाल इसका जवाब तो सबसे ज्यादा मुसलमानों को भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे बड़ा काम जो मुसलमानों को करना पड़ेगा और इस मुल्क के मुसलमानों को करना पड़ेगा वो ये है कि अपनी जो तारीख है उसके जो सुनहरी पहलू हैं, अपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इस मुल्क की तरक्की में, तामीर में, उनको इस बड़े समाज के सामने लाया जाए। जब आप इन पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस को बड़े समाज के सामने लेकर आ जाएंगे तब खुद ब खुद वो जो एक लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है वो छोटी हो जाएगी। উগ্র হিন্দুত্ববাদীদের একাংশ নিজেদের মতো করেই ইতিহাস তৈরি করার চেষ্টা করছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, ভারতে ইসলামের আগমন হয়েছে মুসলিম, নিপীড়িত, শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর জন্য। এই হিন্দুত্ববাদীরা সে কথাও মানেন না। শেখ ইরশাদের রিপোর্ট, পূবের কলম ডিজিটাল।